प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आपको आज व्यवहारवाद से जुड़ी हुए समस्त तथ्यों का अध्ययन कराऊंगा। उसकी जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे। व्यवहारवाद का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको पॉलिटिकल सिद्धांत, पॉलिटिकल फिलॉसफी, सिद्धांत के उपागम, उसकी विशेषताएं, उसके स्रोत व अन्य तमाम सारी चीज़ों का मैंने अध्ययन किया, चर्चा पर चर्चा की, विश्लेषण किया। आज मैं एक नए चैप्टर के रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की अर्थ एवं परिभाषा को मैंने इसके पूर्व की क्लास में चर्चा की है, उस पर मैंने विचार विमर्श किया है, तमाम सारे तथ्यों का उजागर किया है। आइए आज देखते हैं कि व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं उनका जिक्र किस हिसाब से किया जाता है और उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, उसमें प्रमुख तत्व कौन हैं, प्रमुख तत्व कौन पाए जाते हैं, उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, उसकी प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं। ये तमाम सारी चीज़ों का मैं जिक्र इस क्लास के माध्यम से करूंगा और आप तक विशेष जानकारी के रूप में व्यवहारवाद से संबंधित समस्त तथ्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं, उनकी चर्चा किस रूप में की गई है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि व्यवहारवाद एक मनोदशा है। मनोदशा का मतलब क्या है कि मनोवृत्ति, अर्थात मन की इच्छा को, मन की क्या दशा है उसकी बात करता है, और मनोवृत्ति यानी मन के अंदर क्या चल रहा है उसकी चर्चा करता है। तो व्यवहारवाद क्या है? मनोदशा और मनोवृत्ति को प्रदर्शित करने की एक कला है, जिसे हम व्यवहारवाद के नाम से जाने जाते हैं। व्यवहारवाद के प्रणेता के रूप में अगर कहा जाए, व्यवहारवाद के जनक के रूप में अगर कहा जाए, व्यवहारवाद के प्रणेता के रूप में कहा जाए, व्यवहारवाद के पिता के रूप में अगर कहा जाता है, तो प्रमुख रूप से डेविड स्टन का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिन्हें व्यवहारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब डेविड स्टन की चर्चा हो रही, तो डेविड स्टन एक प्रमुख राजनीति शास्त्री हैं और इन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा गया, तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा गया है। इनके द्वारा जो इनके अनुसार व्यवहारवाद के लक्ष्य के निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं, अर्थात इनके अनुसार व्यवहारवाद के लक्ष्यों की चर्चा निम्न रूपों में की जा सकती है, जिनकी चर्चा इस रूप में किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसमें से सबसे पहला लक्ष्य है वो है नियमन। नियमन का मतलब क्या है कि नियमन का मतलब ये है कि जब किसी पक्ष को नियमता यानी कि नियम पूर्वक किया जाए, किसी कार्य को नियमन तरीके से किया जाए, तो उस प्रक्रिया को नियमन का रूप दिया जाता है। दूसरा क्या है? सत्यापन। सत्यापन करने का मतलब है सत्य की खोज करना। जब कोई चीज सत्य की खोज की जाती है, सत्यापन किया जाता है, तो उसे सत्यापन की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात सत्य से उसका मिलान करना। तीसरा जो है वो है तकनीकी प्रयोग, जिसमें तकनीक का प्रयोग किया जाए, टेक्निक का प्रयोग किया जाए, ऐसी प्रक्रिया को तकनीकी प्रयोग के अंतर्गत आती है। जैसे जिसमें मोबाइल फोन, टीवी, कैलकुलेटर, टैबलेट आदि जो मशीनीकरण के द्वारा उसका कार्य किया जाए, उसको पूरा किया जाए, ऐसी प्रक्रिया को तकनीकी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। परिमाणीकरण का मतलब है जो कि परिमाण जिसमें निश्चित हो, परिमाणीकरण रिजल्ट जो बताया, जो परिमाण दिखाए, ऐसी स्थिति को हम परिमाणीकरण के रूप में देखा गया है। अगला क्रम जो है वो है मूल्य निर्धारण का है। मूल्य निर्धारण का मतलब है जिसमें मूल्य निश्चित हो, इसकी कोई कहीं कुछ
होना हो और मूल एकदम निश्चित किया जाए, ऐसी प्रक्रिया को मूल निर्धारण कहा गया है। अर्थशास्त्र की चर्चा जब हम करते हैं तो जब हम वस्तु विनिमय प्रणाली या क्रय विनिमय प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं कि किसी वस्तु की एक मूल निश्चित किया जाता है, उस मूल निश्चित करने की प्रक्रिया को मूल निर्धारण कहा जाता है। अगला क्रम है वो है व्यवस्थाबद्धीकरण, अर्थात व्यवस्थाबद्धीकरण का है कि क्या जो प्रक्रिया चल रही है व्यवस्था के अंतर्गत है अथवा नहीं है। तो ये सारी चीजें व्यवस्थाबद्धीकरण के रूप में जानी जाती है। फिर अगला है विशुद्ध ज्ञान, जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई मिलावटखोरी ना हो, उसमें कोई मिक्सचर ना हो, जो कि एकदम विशुद्ध ज्ञान हो, एकदम शुद्ध ज्ञान हो, उसमें कोई मिलावट किसी प्रकार की ना दिखाई दे। समग्रता का मतलब है कि जिसमें समग्र रूप यानी सारे रूप विद्यमान हो, उसे हम समग्रता की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि व्यवहारवाद के मूल मान्यताओं के बाद अगला तथ्य क्या है, उसकी चर्चा हम किस रूप में करते हैं। आइए अगले क्रम में करते हैं, देखते हैं। आइए आपको हम आज बताते हैं आज सबको कि बीए प्रथम वर्ष में जो राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके अंतर्गत हम जो व्यवहारवाद की चर्चा हम कर रहे थे, तो हमने व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं की चर्चा की है। अब आइए देखते हैं व्यवहारवाद की आलोचना को किस प्रकार से किया गया है, इसकी आलोचना किस रूप में की गई है, इनको किस रूप में देखा गया है। तो देखते हैं कि व्यवहारवाद की आलोचना को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। व्यवहारवाद की आलोचना को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। नंबर 1, अत्यधिक शब्दाडंबर। अत्यधिक शब्द आडंबर। दूसरा है राजनीतिक व्यवहार की धारणा। राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत है। तीसरा, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। चौथा,
पद्धतियों पर अत्यधिक बल। पद्धतियों पर क्या हुआ? पांचवा, मूल निरपेक्षता संभव नहीं। क्या है? मूल निरपेक्षता संभव नहीं है। छठा, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। अत्यधिक खर्चीली पद्धति। अन्य पद्धतियों की महत्वपूर्ण धारणा। अन्य की महत्वपूर्ण धारणा। सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को सूक्ष्म निष्कर्षों को लागू करना। आइए देखते हैं व्यवहारवाद की आलोचना की जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि व्यवहारवाद की आलोचना को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। वो निम्न रूप कौन कौन से हैं? पहला है अत्यधिक शब्द आडंबर, अर्थात इसमें जो शब्दों का बड़ा झालमेल है, शब्दों का बड़ा आडंबर है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और दूसरा है राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत है, अर्थात राजनीतिक व्यवहार की जो धारणा बताई जा रही है, जो उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो उसका अर्थ बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। तीसरा है राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है, जिसको हमने शुद्धता की गई है, एकदम विशुद्ध नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट दिखाई देती है। चौथा पॉइंट है पद्धतियों पर अत्यधिक बल, इसमें पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, व्यवहार पर उतना अधिक बल नहीं दिया जा रहा। अगला है मूल निरपेक्षता इसमें संभव नहीं है, जबकि इसमें मूल निरपेक्षता बिल्कुल दिखाई जा रही है।
आदि आप व्यवहारिक चीज इसमें नहीं नजर आ रही, तो ये मूल निरपेक्षता पूरी तरह से संभव नहीं है। छठे को देखते हैं, अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। इसके बारे में कहा गया है कि ये अत्यधिक खर्चीली पद्धति है, इसमें खर्चा ज्यादा है और लाभ कम है। शतमा है, अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारा गया है, उसको अपनाया नहीं गया है, और स्वच्छ सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को लागू करना, अर्थात जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया गया उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया है, जिसका ज्यादा विस्तार किया गया उसको लागू नहीं किया गया। अर्थात कह सकते हैं कि ये आलोचना के बहुत पात्र है, ये आलोचना के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा भी अन्य बिंदु हैं जो व्यवहारवाद की आलोचना को प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की आलोचना को इस रूपों में समझा जाता है, जाना जा सकता है। तो आज हमने आपको बताया व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं, उसकी प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं, उन सब का मैंने जिक्र आज की क्लास में किया। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में फिर मैं एक नए तथ्य के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।